दोस्तों नमस्कार। हम जियोग्राफी के सामान्य परिचय जो कि डिस्कशन कर चुके थे। सामान्य परिचय इंडिया का जो कि और प्रादेशिक विभाजन यानी कि इसके नामकरण और इसके पड़ोसी देश, कर्क रेखा और ये मानक रेखा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और भूगर्भिक संरचना में प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन संरचना, धारवाड़ संरचना, कुडप्पा संरचना, विंध्यन संरचना, ये सारी संरचनाओं के बारे में डिस्कशन हो चुका है। जिन्होंने ये सारी संरचनाओं के बारे में नहीं पढ़ा है वो हमारे पुराने वीडियोस जो यूपीपीसीएस के हैं, ज्योग्राफी के घटना चक्र के, वो देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। भू आकृतिक प्रदेश जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सारी चीज़ें इसके बाद में फिर अफवाह तंत्र के बारे में आएंगे। तो आज भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो साथियों ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और वहाँ चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं कुछ प्रादेशिक यानी कि हिमालयन वाला पार्ट, जो तुम्हारा ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय है। उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। साथियों भारत के भूगोल, भूगर्भिक संरचना, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आइए डिस्कशन करते हैं। ये तुम्हारा ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है। इन सारी चीज़ों के बारे में हालांकि डिस्कशन हो चुका था। जो वृहद हिमालय है, राकापोशी, ट्रांस हिमालय, जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार रिवीजन करते हुए हम देख लेते हैं। देखिए, ये काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यानी कि इनको हमने एक क्रम बताया था कि के काराकोरम और लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये इस क्रम में जो है के एल जे पी वाले क्रम में, ये नॉर्थ टू साउथ ये सारी श्रेणी पूछी जाती हैं अक्सर। देखिए, लघु हिमालय किसे कहते हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि महान हिमालय कहाँ तक था। तो महान हिमालय हमने बताया था कि महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, जो कि सिंधु नदी से लेकर के नामचा भरवा पर्वत तक है। सिंधु नदी, जो कि ये आप समझ रहे होंगे, सिंधु नदी ये, और नामचा बरवा वाला पार्ट जो इसमें दिख नहीं रहा है, सिक्किम के और आगे वाला पार्ट, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश के पास में, तो ये जो पार्ट होता है बीच का, ये आपका महान हिमालय होता है। और जैसे महान हिमालय के हम नीचे आएंगे तो ये तुम्हारा पार्ट लघु हिमालय वाला, यानी कि इसके दक्षिण में महान हिमालय के, तो ये वाला पार्ट मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहलाता है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल, जो कि हमने बताया था कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये जो पीर पंजाल वाली श्रृंखला है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है लघु हिमालय की। जैसे कि ये देखिए, ये पीर पंजाल वाली श्रृंखला है। पीर पंजाल वाली श्रृंखला जो कि सबसे लंबी श्रृंखला है लघु हिमालय की। तो पीर पंजाल वाली श्रृंखला, और हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो कौन सी श्रेणी है? लघु हिमालय की। अटल टनल, अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो ये पूर्वी पंजाल श्रृंखला पर है अटल टनल। और अटल टनल ये जो है, इसकी लंबाई कितनी है? 9 किलोमीटर है। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। लघु हिमालय, लघु हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो महापर्वत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय श्रेणी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो महाभारत श्रेणी या फिर हिमाचल श्रेणी कह सकते हैं। लघु हिमालय कहाँ अवस्थित है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। साथियों, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में जो श्रेणी है उसको लघु हिमालय कहते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो पीर पंजाल जो नीचे वाला, वृहद हिमालय, इसके बीच वाला जो पार्ट है, यानी कि वृहद हिमालय, और उसके नीचे वाला पार्ट पीर पंजाल, पीर पंजाल वाली श्रेणी, इसके जो मध्य वाला पार्ट है वो क्या है? वो जो है, इसके मध्य वाला पार्ट, ये कश्मीर घाटी स्थित है। यहाँ पर कश्मीर घाटी स्थित है।
कौन सा? वृहद हिमालय और पीर पंजाल वाला, पीर पंजाल के बीच में। अब देखिए लघु हिमालय का पश्चिम पश्चिम से पूर्व श्रेणियों में विभाजन क्या है? तो देखिए एक बार इसको थोड़ा सा, हाँ, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा और आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। हाँ, तो साथियों बात करते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी। और मसूरी श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड में। मसूरी, जो मसूरी नैनीताल आप लोग देख रहे हैं जो घूमने वाले पर्यटन स्थल है, वो उत्तराखंड में पड़ेगा। महाभारत श्रेणी कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। धौलाधर श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में है, KLJP वाली, यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये पीर पंजाल वाली श्रेणी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो धौलाधर पर्वतीय क्षेत्र है, पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल और बानिहाल दर्रा के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। साथियों ये जो पीर पंजाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा, इन दोनों के बीच पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी है। शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी पर बसा है? तो धौलाधार श्रेणी पर बसा है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर और उत्तराखंड में क्रमशः किन नामों से जाने जाते हैं? तो मर्ग के नाम से जाने। कौन कौन से? मर्ग या बुग्याल भी कहा जाता है। बुग्याल, मर्ग, बुग्याल या पयार, इन नामों से हम जानते हैं। जैसे गुलमर्ग और कई जो है छोटे छोटे घास के मैदान हैं, वो जो है किन नामों से जानते हैं? मर्ग के नाम से, उनके लास्ट में मर्ग लगाया जाता है, मर्ग या बुग्याल। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल कौन सा है? शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि जो है कहाँ स्थित है? तो ये लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य है। साथ ही ये स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल क्यों है? क्योंकि भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेचर से काफ़ी टच है। और यहाँ पर पहाड़, झरने और नेचर का प्राकृतिक सौंदर्य जो है बहुत ही मनोरम है, इसलिए ये स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर है। कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर। काठमांडू घाटी हिमालय किस भाग में है? तो मध्य और महान हिमालय के बीच में पड़ता है। कौन सा? मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सा है? काठमांडू घाटी, जो कि हिमालय के मध्य और महान हिमालय के बीच में स्थित है। साथियों कश्मीर घाटी अभी हमने डिस्कशन किया था कि वृहद और लघु हिमालय, जो वृहद हिमालय है और लघु हिमालय, इसके बीच में कौन कौन सा पड़ता है? कश्मीर घाटी पड़ती है। और कौन सी घाटी पड़ती है? लाहुल घाटी पड़ती है। और कौन सी घाटी पड़ती है? कुल्लू घाटी पड़ती है। और कांगड़ा घाटी भी पड़ती है। तो ये आप याद कर सकते हैं, KKK और L, यानी कि कुल्लू घाटी, कश्मीर, ये हो गया कश्मीर घाटी, लाहुल घाटी, कश्मीर घाटी, लाहुल घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। ये कहाँ पर हैं? ये हो गया वृहद, ये हो गया वृहद हिमालय, और ये कौन सा है? लघु हिमालय। तो लघु और वृहद के बीच में कौन से हैं? KLKK, यानी कि कश्मीर घाटी, लाहुल घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। इस प्रकार से आप, और भारत के मुख्य सीमांत भ्रंश यानी कि MBT किसको पृथक करता है? तो मध्य और शिवालिक श्रेणी को पृथक करता है, मध्य हिमालय और शिवालिक से। देखिए शिवालिक श्रेणी क्या है? शिवालिक श्रेणी के बारे में जो है वाय हिमालय से कहते हैं। तो ये क्या है? देखिए हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रृंखला है, सबसे बाहरी श्रृंखला, सबसे दक्षिण को क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी कहते हैं सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है उसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ये हिमालय की नवीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। और हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपरदन हुआ है? तो साथियों शिवालिक श्रेणी के उपांत में या शिवालिक श्रेणी में सबसे ज़्यादा अपरदन हुआ है। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1200 मीटर है। कितनी ऊंचाई है शिवालिक श्रेणी की? औसत ऊंचाई। साथियों ये औसत
औसत ऊंचाई माना गया है 9 से 1200 मीटर होती है, 900 से 1200 मीटर। शिवालिक की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? अवसादों का निक्षेपण और उसमें वलन पड़ना। देखिए शिवालिक की उत्पत्ति का मेन कारण है अवसादों का निक्षेपण और उसमें वलन पड़ना। शिवालिक का विस्तार कहाँ तक हुआ है? तो कहाँ तक हुआ है? पाकिस्तान के पोटवार बेसिन, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के, जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, तो पाकिस्तान वाले पार्ट में बेसिन से लेकर के असम के दिहांग तक, असम के दिहांग तक ये जो है आपको देखने को मिलेगा शिवालिक का विस्तार। और शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? देखिए शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। और कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान को अलग करती है? तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट यानी कि HFF, ये आप याद कर सकते हैं। यानी कि संरचना शिवालिक जो है उत्तरी मैदान से अलग करती है। तो क्या अलग करती है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो लंबोद घाटी है वो किस नाम से जानी जाती है? देखिए लंबोद घाटी, ये शिवालिक और जो लघु हिमालय है उसके मध्य में जो लंबोद घाटियां हैं वो दून और द्वार के नाम से जानी जाती हैं। जैसे आपका हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, तो इस प्रकार से जो घाटियां हैं वो उसमें दून लगा होता है। तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो भी घाटियां हैं लंबोद, उन घाटियों को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणियों के सीमांत दरार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र ये तुम्हारा, और दक्षिण तिब्बती विगलन प्रणाली और मुख्य केंद्रीय दरार व छेप। तो इस प्रकार से ये MBT वाला क्षेत्र ये तुम्हारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन फ्रंटल थ्रस्ट ये तुम्हारा। उत्तर पूर्वी हिमालय, देखिए उत्तर पूर्वी हिमालय में कुछ चीज़ें जो आपको जानना विशेष आवश्यक है। जैसे सबसे पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करता है? तो ये जो है उत्तर पूर्वी हिमालय के सबसे जो पूर्वी सीमा है वो ब्रह्मपुत्र नदी निर्धारित करती है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ये है जो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। चीन में ये सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और ये तुम्हारे चला आ रहा है, ये नामचा बरवा है, जहाँ से नामचा बरवा और इधर आपका तुम्हारा K2 वहाँ तक जानी जाती है हिमालय पर्वत श्रेणी। तो ये जो पूर्वी वाला भाग है ये जा करके कहाँ पर, ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, जा करके ये इंटर करती दिहांग नदी, ये देखिए दिहांग के नाम से जानी जाती है, और ये आकर के इंटर करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से ये ब्रह्मपुत्र नदी, और तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहाँ से सीमा निर्धारण करता है, यहाँ से हिमालय का पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में निवासी जनजातियां कौन कौन सी हैं? झूम और स्थानांतरी कृषि वाले। यानी कि हिमालयी जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, उसमें कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? तो ये झूम जनजातियां। मतलब जनजातियां किस प्रकार की खेती करती हैं? तो झूम खेती करती हैं या स्थानांतरी। झूम खेती वो होती है कि कुछ दिन खेत को पड़ा रहने देते हैं, फिर उसमें सारे न्यूट्रिशंस आ जाते हैं और फिर इसके बाद खेती करते हैं, तो वो झूम खेती कहलाती है। और मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मिकिर पहाड़ियाँ असम में हैं। मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं असम में हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। देखिए ये मेघालय वाला पोर्शन है, और मेघालय वाले पोर्शन में कौन सी? गारो, खासी, जयंतियाँ, ये मेघालय वाला पोर्शन, इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? ये 3 श्रेणियाँ गारो, खासी, जयंतियाँ हैं। और जब आप इसमें आप देखेंगे कि ये जो मिजोरम है, मिजोरम वाले पार्ट में कौन सी श्रेणियाँ हैं? मिजो श्रेणियाँ हैं। और नागालैंड वाले पार्ट में ये नागा श्रेणियाँ हैं। और ये तुम्हारा आता है असम वाला पार्ट, ये इसमें कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश पटकाई बूम वाला, पटकाई बूम है। और ये तुम्हारा आता है, देखिए बोमला बोमला दर्रा है ये तुम्हारा, और ये डाफला श्रेणी और बोमडीला, ये डाफला श्रेणी है ये आपका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए और तो मिकिर पहाड़ियाँ कौन से श्रेणी में है? असम वाले पार्ट में। असम वाले पार्ट में, यहाँ पर असम वाले पार्ट में कौन सी हैं? मिकिर पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं? मिकिर पहाड़ियाँ। देखिए ये आपके दर्रा वाला पोर्शन दिया गया है कि कौन सा श्रेणी कहाँ स्थित है। देखिए पूर्वी श्रेणियाँ, उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ,
ये आपको दिया गया। देखिए कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ये थोड़ा सा एक बार ड्रा कर लेते हैं इसको, एक बार माइंड में थोड़ा सा देखिए। तो डफला श्रेणी को किस में पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? डफला है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी और अबोर, मिसमी, ये अबोर, मिसमी, डफला और मिरी, और ये तुम्हारा पटकाई बूम, ये वाली पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, यानी कि एम डी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकायू, ये भी आप याद कर सकते हैं। डीएम एएमपी, ये तुम्हारा जो है अरुणाचल प्रदेश में ये श्रेणी है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, डफला, डीएम, डफला मिरी हो गया, और एएम डफला, डीएम, एएम, तो अबोर, मिशमी और पी पटकाई, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। डीएम, एएम और पी, इस प्रकार से आप अरुणाचल प्रदेश की श्रेणियां याद कर सकते हैं। और देखिए जो कि और कुछ श्रेणियां दी गई हैं, नागालैंड, आप नागालैंड, नागा से ही प्रतीत हो रहा है कि नागालैंड में नागा पहाड़ियां होंगी, और मणिपुर में मणि हैं, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियां हैं, और मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी हैं, और असम, नागालैंड, मणिपुर, असम, नागालैंड, मणिपुर तीनों में जो है बरेल श्रेणी जो कि होकर के जाती है। असम, असम में कौन सी है? असम में मिकिर पहाड़ियां हैं। असम में कौन सी हैं? मिकिर पहाड़ियां हैं। और मेघालय, देखिए मेघालय में हमने बताया, मेघालय में कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। देखिए गारो, खासी और जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया हैं। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। देखिए मिकिर पहाड़ी असम में है, गारो, खासी, जयंतिया ये कहाँ पर है? मेघालय में। जो कि हमने बताया गारो, खासी, जयंतिया, जी के और जे, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये जो है जी के जी जे, ये भी आप याद कर सकते हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों श्रेणियां पाई जाती हैं। अब देखिए पूर्वी हिमालय की, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है कम, पश्चिम हिमालय में कम होता है। ट्री लाइन की ऊंचाई का मान जो है वो कम होता है पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान जो है पश्चिम हिमालय में क्या होता है? कम होता है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। अब आप कहेंगे सियाचिन ग्लेशियर लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये लगभग कितना है? 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर ये हिमालय का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर माना है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो कि अवस्थित कहाँ है? तो ये काराकोरम में है। यानी कि जो आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो जो काराकोरम वाली श्रेणी देख रहे हैं, इसी में काराकोरम वाली श्रेणी में सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। और ये कितना है? लगभग 76 किलोमीटर है। ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए हिमनद की लंबाई दी गई है, वैसे मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं। काराकोरम में कारा, पुन्ना, काराकोरम में सियाचिन, सियाचिन भी काराकोरम में अवस्थित है, से सासाइनी, हिस्पर, बियाफो, तो ये जो है काराकोरम श्रेणी में हिमनद है। ग्लेशियर कौन से? रीमो, पुनमा, सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बयाफो। तो हमने देखा कि सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 76 किलोमीटर है। और देखिए और बाकी तुम्हारा हिस्पर भी 61 किलोमीटर है, और ब्याफो जो कि 62 किलोमीटर है। तो दूसरा आप ये मान के चलिए 62 किलोमीटर ब्याफो, फिर हिस्पर 61 किलोमीटर है। ससाइनी जो है बहुत कम है, 17 किलोमीटर, पुनः 27 किलोमीटर, और रीमो जो है 40 किलोमीटर। ये आपके काराकोरम में जो ग्लेशियर उपस्थित हैं उनके बारे में था। देखिए ये ग्लेशियर इनके बारे में था। अब आप देखेंगे कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ और काराकोरम में भी दिया गया है, कुछ और ग्लेशियर है, जैसे बाल्टोरो हो गया, चोगोलुग्मा हो गया, खरदोपिन, बातुरा, बातुरा,
इतने ये भी ग्लेशियर बातुरा, खुर्दोपिन और चोगुलुंगमा, बाल्टोरो, ये भी जो है काराकोरम में हिमनद है। रूपल वृहद हिमालय में है, पीओके वाले पार्ट में। जेमू कंचनजंगा सोनापानी कश्मीर में है। सोनापानी ग्लेशियर कश्मीर में है, जो कि बिल्कुल छोटा है, आप यूँ समझे 11 किलोमीटर। गंगोत्री ग्लेशियर कितना है? गंगोत्री ग्लेशियर जो है 30 किलोमीटर है, और ये कुमायूं हिमालय में है, यानी कि उत्तराखंड वाले पार्ट में। उत्तराखंड वाले पार्ट में एक मिलाम भी है 19 किलोमीटर, चोराबाड़ी भी है 7 किलोमीटर, और 12 सिगरी भी हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। छोटा सिगरी हिमाचल प्रदेश में, छोटा सिगरी बड़ा सिगरी ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हिमनद हैं। अब आपने देखा ग्लेशियर देख लिया। अब आप देखते हैं प्राद्वीपीय भारत, जो प्राद्वीपीय भारत वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो प्राद्वीपीय भारत वाला पार्ट है, तो इसमें भारत की पर्वत एवं पहाड़ियाँ, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी, आइए हम चलते हैं, ले चलते हैं आपको अरावली पर्वत श्रेणी जो प्राद्वीपीय वाले पार्ट में है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। हम जानते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, तो जाहिर सी बात है कि सबसे प्राचीनतम हुई अरावली। और फिर अरावली का मुख्य किस राज्य में स्थान है? राजस्थान में। अरावली श्रेणियां मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। कौन सी पर्वत श्रेणी रेजिड्यूल पर्वत यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो भी अरावली होगा, यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और ये राजस्थान में है। कौन से वाले? राजस्थान वाले पार्ट में है। ये अरावली जो है प्राचीनतम भी है, सबसे प्राचीनतम है। अरावली का विस्तार कितने में है? लगभग 800 किलोमीटर में है। ये दिल्ली रिज से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक है। देखिए दिल्ली रिज से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक इसका अरावली का विस्तार फैला हुआ है। अब आप देख रहे हैं अरावली पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 1722 किलोमीटर, 1722 मीटर, सॉरी 1722 मीटर है, यानी कि गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो किस पहाड़ी पर है? आबू पहाड़ी पर है। कुंभलगढ़ शिखर जो कि अरावली पर्वत श्रेणी पर है। कुंभलगढ़ शिखर किस पर्वत श्रेणी पर है? अरावली पर है। और गुरु शिखर चोटी जो कि सबसे ऊंची बताई, वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो किस पर है? माउंट आबू पर। और आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है। यानी कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि आबू जो पर्वत है, माउंट आबू जो पहाड़ी है, माउंट आबू जो पहाड़ी है, माउंट आबू जो पहाड़ी है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि माउंट आबू पहाड़ी पर गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। कुंभलगढ़ शिखर अरावली पर है। यानी कि एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि माउंट आबू जो है, माउंट आबू जो पहाड़ी है, इसी पर गुरु शिखर है, और दिलवाड़ा जैन मंदिर भी माउंट आबू पर ही है। तो और अरावली का पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है अरावली के पूर्वी भाग से। तो अरावली का कुछ पॉइंट आपने देखा कि अरावली एक तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई, और दूसरी चीज इसकी ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। और तीसरी चीज क्या है कि ये राजस्थान में स्थित है। और चौथी चीज क्या है कि अवशिष्ट पर्वत है। ये अरावली कैसी है? अवशिष्ट पर्वत है। तो ये चीजें, और ये इसका दिल्ली से लेकर के पालनपुर तक इसका विस्तार है। सबसे ऊंची जो है गुरु शिखर है, गुरु शिखर इस पर है जो कि 1722 किलोमीटर है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू वाली श्रेणी पर है, और माउंट आबू भी का क्या है? माउंट आबू वाली श्रेणी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और ये कुंभलगढ़ शिखर भी अरावली पर है। और आपने देखा था कि अरावली का पूर्वी भाग में बनास नदी निकल रही है। तो ये आप अगर बहुत अच्छे से आप देखना चाहते हैं, मैं आपको मैप में ले चलता हूँ, और आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक अभी दिखाऊंगा। एक एक चीज़ आप पॉइंट से आप देख सकते हैं। देखिए देखिए आपने जितना भी पढ़ा है, देखिए जो जो चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये आपकी पामीर गांठ है, ये आपकी पामीर गांठ है, यानी कि इसका उत्तरी विस्तार जो है हिमालय पर्वत का, यहीं से माना जाता है। ये आपकी हिंदुकुश श्रेणी है,
और ये आपका कुल्लू श्रेणी है। कुल्लून और जो कुल्लून और हिंदुकुश जहाँ पर मिलते हैं, यानी कि पामीर घाट, इसे पामीर घाट भी बोली जाती है, ये पामीर ग्रंथ है। और जो है ये केटू है काराकोरम, जो कि सबसे ऊंची चोटी काराकोरम है। ये तुम्हारा देखिए, ये लद्दाख और जास्कर और यहीं पर पीर पंजाल भी है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सारी चीज़ें हैं। ये कैलाश श्रेणी है और यहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत, कंचनजंगा है। और ये आपका नामचा बरवा है। ये आपका नामचा बरवा है। ये आपकी श्रेणियाँ हैं। देखिए, ये श्रेणी कौन कौन सी हैं ना, जो कि असम में पटकाई बूम, और ये आपका सॉरी असम में मिकिर है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम है, नागालैंड में नागा है, और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं। ये गारो खासी जयंती आपके मेघालय में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जहाँ से इंटर करती है, नामचा बरवा से ये इंटर करती है। यहीं से पूर्वी विस्तार माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। देखिए, ये अन्नपूर्णा और अन्नपूर्णा, ये धौलागिरी ये पर्वत हैं। और ये शिवालिक श्रेणी आपकी है, जो कि शिवालिक श्रेणी सबसे बड़ी मानी जाती है लघु हिमालय की। और ये जो है सुलेमान श्रेणी है। और ये आपकी नदियों के बारे में है। अभी नदियों के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तब आपको अ, दिखाएंगे। देखिए, विंध्यन श्रेणी। अब हम देखते हैं कि विंध्यन श्रेणी। देखिए, विंध्यन श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर के कहाँ तक हुआ है, छत्तीसगढ़ तक। विंध्यन श्रेणी का विस्तार कहाँ से हुआ, गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक हुआ है। विंध्यन श्रेणी की सामान्य ऊंचाई कितनी है, 450 से 600 मीटर है। कितनी ऊंची है विंध्यन श्रेणी? विंध्यन श्रेणी की सामान्य ऊंचाई 450 से 600 मीटर है। देखिए, विंध्य पर्वत के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। विंध्याचल अत्यधिक पुरानी और घर्षित मोरदार पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। विंध्य पर्वत को गुजरात में क्या कहा जाता है, जोबट हिल कहा जाता है। और बिहार में क्या कहा जाता है, कैमूर हिल कहा जाता है बिहार में। विंध्यन श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणियां किन पहाड़ियों का समूह है, तो विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। ये जो तीनों पहाड़ियां हैं, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, इन पहाड़ियों को विंध्याचल पर्वतमाला कहा जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला कहा जाता है। ये श्रेणी जो है विंध्याचल, भांडेर और कैमूर पहाड़ियां। देखिए, कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के मध्य द्विविभाजक का कार्य करती है? कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है? तो टोंस हो गया और सोन नदी। इन दोनों के मध्य में जो है जल द्विभाजक का कार्य करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन पठार व उत्तरी सीमा का निर्माण करती है? तो विंध्यन श्रेणी है। कौन सी है? विंध्यन श्रेणी, यानी कि दक्कन पठार के उत्तरी सीमा का निर्माण करती है विंध्यन श्रेणी। ये जो आपका प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये दक्कन का पठार है। और दक्कन के पठार के उत्तरी सीमा का निर्धारण, ये उत्तरी सीमा का निर्धारण जो करती है, वो कौन सी करती है? ये उत्तरी सीमा का निर्धारण जो दक्कन पठार पर करती है, वो विंध्यन श्रेणी करती है। और देखिए, कैमूर जो है, कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के बीच द्विभाजक का काम करती है? तो टोंस और सोन नदी है। जो सोन नदी जो बिहार के पटना में जो है गंगा से मिलती है, वो सोन नदी और टोंस नदी, इन दोनों के बीच में जो है द्विभाजक का काम करती है। दक्कन के पठार के उत्तरी सीमा के निर्धारण आप लोग समझ ही रहे होंगे, विंध्यन श्रेणी। विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ, विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां किन श्रेणियों में पाई जाती हैं? तो आपको विंध्यन श्रेणी में पाई जाती हैं। और किस पर्वत श्रेणी के उत्तरी भारत, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है? विंध्यन श्रेणी है। देखिए, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सतपुड़ा पहाड़ी, वैसे आप समझ रहे होंगे कि नर्मदा और ताप्ती के नदियों के मध्य में ये सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर है? ये नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, उनके बीच में ये जो है
कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, ये जो नदियां हैं, नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच में ये कौन सी श्रेणी है? ये सतपुड़ा श्रेणी है। ये चीज बताया जा रहा है। तो देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा सतपुड़ा पहाड़ियों का विभाजन कैसे हुआ है? महादेव पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी और राज पीपला श्रेणी। यानी कि राज पीपला और महादेव, महादेव और तुम्हारा मैकाल, मैकाल। तो मैकाल और महादेव और राज पीपला, ये पहाड़ियों का विस्तार है। ये पहाड़ी ऐसे सतपुड़ा का विभाजन किया गया है, इन तीनों श्रेणियों में विभाजन किया गया। सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम और पूर्वी विस्तार रतनपुर के पुर से अमरकंटक तक है। कहाँ तक है? पश्चिम में रतनपुर है। सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम में रतनपुर है। क्या है? पश्चिम में रतनपुर है, ये रतनपुर है। और सतपुड़ा के जो उत्तर में है, उत्तर में कौन सा है? अमरकंटक। उत्तर में कौन सा है? अमरकंटक। सतपुड़ा के पश्चिम में रतनपुर से अमरकंटक तक, पूर्व में अमरकंटक तक इसका विस्तार है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? सतपुड़ा की औसत ऊंचाई है 770 मीटर, 770 मीटर है। और ये आप समझ ही रहे होंगे कि ये दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी, इनके बीच में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी, ये नर्मदा है और ये आपका ताप्ती नदी, ये दोनों के बीच में जो है सतपुड़ा स्थित है। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर ले चलते हैं मैं आप लोगों को। देखिए, ये आपको दिखाया गया है सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर? ये नर्मदा है, ये नर्मदा नदी है। और ये आपका ताप्ती नदी है। देखिए, इनके बीच में कौन सी? ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है। और ये इसी प्रकार से आपका, आप देखिए यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी के ठीक उत्तर में विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा के ठीक उत्तर में नॉर्थ में आप जाएंगे तो विंध्य श्रेणी है, और साउथ में जाएंगे तो महादेव पहाड़ियाँ हैं, और महादेव पहाड़ियाँ हैं साउथ में। आप नॉर्थ में जाएंगे सतपुड़ा श्रेणी के तो विंध्य है, और साउथ में जाएंगे तो महादेव, उत्तर में जाएंगे तो विंध्य श्रेणी, और दक्षिण में जाएंगे तो महादेव श्रेणी। और साथियों, अगर अगर आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो कैमूर श्रेणी। कौन सी? कैमूर श्रेणी। और फिर और इधर महादेव के ईस्ट में जाते हैं, महादेव के पूर्व में, तो मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। और फिर रामगढ़ श्रेणी आती है। फिर कौन सी? रामगढ़ श्रेणी। ये आपका छोटा नागपुर वाला पठार हो गया। तो इस प्रकार से महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, रामगढ़ श्रेणी, और ये आपका विंध्य और ये आपका सतपुड़ा श्रेणी। विंध्य के जैसे ही ईस्ट में जाएंगे आपको कैमूर श्रेणी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, धूपगढ़ है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर। देखिए सब, ये 1350 मीटर है, 1350 मीटर। ये आपका 1350 मीटर है, ये धूपगढ़ है सतपुड़ा श्रेणी का। बाकी ये आपका सतपुड़ा श्रेणी है, ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, और इसमें ये धूपगढ़ है। अब आप देख पा रहे हैं कि धूपगढ़ की अवस्थिति कहाँ है? तो महादेव पर्वत पर है। धूपगढ़ की अवस्थिति कहाँ है? ये जो महादेव श्रेणी हमने देखी थी, उसी महादेव श्रेणी पर धूपगढ़ की अवस्थिति है। पंचमढ़ी शिखर 1350 मीटर है, महादेव पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? महादेव वाली पहाड़ी पर पंचमढ़ी शिखर भी है। तो अभी आपने देखा सबसे ऊंची धूपगढ़ है और सतपुड़ा श्रेणी पर, और महादेव पहाड़ी जो है पंचमढ़ी शिखर पर। महादेव पहाड़ी जो आपने देखा था, इधर आपने देखा महादेव पर्वत पर धूपगढ़ चोटी है, जो कि धूपगढ़ चोटी महादेव ये तुम्हारा है। देखिए,
ये आपका सतपुड़ा रेंज है और ये आपका महादेव रेंज है। ये आपका महादेव रेंज है। तो महादेव रेंज पर